नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। पहले उस रात की बात जो आज गाजा के लिए कयामत की रात हो सकती है। इजराइल 3 दिशाओं से गाजा पर हमला करने वाला है। 3 फ्रंट तैयार हैं, सिर्फ एक ऑर्डर का इंतजार है। इजराइल का एक्सक्लूसिव एक्शन प्लान क्या है, यह अब से थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे। आज ये भी देखिएगा कैसे इजराइल हमास युद्ध में अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री से गाजा में गदर 3 की शुरुआत होने वाली है। नए फॉर फ्रंट खुल गए हैं और कैसे अब यह जंग अमेरिका बनाम ईरान बनने वाली है, इस पर सत्ता की एक विस्फोटक कुंजी तैयार है। भारत की डेडलाइन के बाद कनाडा ने अपने 41 राजनयिक वापस बुला लिए हैं। आतंकी निज्जर की हत्या पर झूठे आरोप लगाने के बाद भारत ने 41 डिप्लोमेट को देश छोड़ने का ऑर्डर दिया था। चंडीगढ़, मुंबई और बेंगलोर में कॉन्सुलेट भी बंद कर दिए गए हैं। जिनपिंग की परमाणु भूख पर अमेरिका ने डराने वाला दावा किया है। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन वर्ष 2030 तक 1000 न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी में। आज देश को पहली रैपिड रेल मिल गई जिसका नाम नमो भारत रखा गया है। पहले फेज में रैपिड रेल साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच चलेगी, जो सिर्फ 12 मिनट में 17 किलोमीटर का सफर तय करेगी। रैपिड रेल की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जबकि पूरा प्रोजेक्ट 2025 में पूरा होगा। कल भारत के मिशन गगनयान के लिए बहुत शुभ दिन है। सुबह 8 बजे इसरो गगनयान का क्रू एस्केप सिस्टम टेस्ट करेगा। यह देखा जाएगा अगर मिशन के दौरान कोई दिक्कत आती है तो अंतरिक्ष यात्री कैसे सुरक्षित वापस लौटेंगे। हालांकि पहला मिशन 2024 की शुरुआत में लॉन्च होगा। और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम ज्योति राजस्थान पहुंच गई है। 51,000 मंदिरों में इसे प्रज्वलित किया जाएगा। इसके बाद इसे देश के दूसरे प्रदेशों में भी भेजा जाएगा। यानी प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश के माहौल राम में होने वाला है। तो अब खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम आपको हमास के खिलाफ इजराइल के फाइनल प्रहार की तैयारी पर एक विस्फोटक रील दिखाते हैं। चौदह दिन विध्वंसक युद्ध जारी, गाजा पर बमबारी। युद्ध में उतरा अमेरिका, यूएस युद्धपोत ने रोके हमले। Shot down 3 land attack cruise missiles and several drones that were launched by Houthi forces in Yemen. हमास, हिजबुल्लाह के बाद अब हूती का भी आक्रमण। وطرد سفرائهما وإغلاق سفاراتهما في كل الدول العربية والإسلامية. 3 दिशा, 3 फ्रंट, 3 डोमेन। हमास के खात्मे का काउंटडाउन। את עזה מרחוק, יראה אותה מבפנים. אני מבטיח לכם. בהצלחה. अल-अक्सा पर अरब देश एकजुट, शुक्रवार को साफ संदेश। की टीम इस वक्त जेरूसलम में मौजूद है और ठीक अल-अक्सा मस्जिद पर मौजूद है, जहां पर अभी जुमे की नमाज चल रही है। हालांकि जुमे की नमाज शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी लोगों के आने का सिलसिला जारी है। युद्ध की हर जानकारी, टीवी9 की ग्राउंड रिपोर्ट। मौजूद है इजिप्ट और इजराइल के बॉर्डर पर। अगर आप देखें सामने की तरफ आपको नजर आ जाएगा कि ये वो इंपॉर्टेंट बेसिस है जहां पर लगातार इजिप्ट ने इजराइल ने अपने टैंक्स को या फिर अपने दूसरे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को रखा है। तो सत्ता की शुरुआत एक आज ऐसी टिक-टिक के साथ जो इस वक्त पूरी दुनिया सुन रही है। पहली बार सुपर पावर अमेरिका की इजराइल हमास जंग में सीधी एंट्री के बाद ऐसे बारूद का ढेर तैयार हो रहा है जिसके फटने से कितनी तबाही होगी,
इसकी कल्पना करना मुश्किल। इजराइल के लिए अमेरिका पहली बार अपने जंगी बेड़े के साथ वॉर जोन में आ गया है। जो अमेरिका यूक्रेन की जंग में सिर्फ हथियार दे रहा था, इस बार इजराइल के लिए उसने अपने हथियारों का खुद इस्तेमाल भी किया। और अब गाजा पर गदर 3 की शुरुआत किसी भी वक्त हो सकती है, क्योंकि इजराइल हमास की जंग में अमेरिका के आने के बाद न सिर्फ ईरान को खुलकर जंग में उतरने का मौका मिल गया है, बल्कि इस युद्ध के बहाने बाइडेन के 2 और सबसे बड़े दुश्मन पुतिन और जिनपिंग भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। इसका ट्रिगर कल रात को अमेरिका की ओर से दबा दिया गया। कल यमन के हुती विद्रोहियों की ओर से इजराइल पर 3 मिसाइलें दागी गई थी, लेकिन लाल सागर में इजराइल की रक्षा के लिए तैनात अमेरिकी युद्धपोत ने हुती विद्रोहियों की तीनों मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। इसके अलावा इजराइल पर हुती विद्रोहियों ने कई ड्रोन हमले भी किए, जिसे अमेरिका के वॉरशिप यूएसएस कार्नी ने इजराइल पहुंचने से पहले ही ध्वस्त कर दिया। और अब अमेरिका की एंट्री के बाद इजराइल हमास के युद्ध को नई चिंगारियां मिल गई हैं, या कह सकते हैं नई चिंगारियां उसमें से निकलने लगी हैं। सबसे पहले हम आपको यह समझाते हैं कि अमेरिका ने कैसे इजराइल का कवच बनकर उसकी ओर आ रहे हमलों को रोक दिया। अब तक हमास और हिजबुल्ला इजराइल पर हमले कर रहे थे, और पहली बार इसमें हुती विद्रोही हैं उनकी एंट्री हुई थी, जब यमन से इजराइल को टारगेट करते हुए 3 मिसाइल दागी गई, ड्रोन अटैक किए गए। लेकिन अगर लाल सागर में अमेरिका के युद्धपोत की सुरक्षा दीवार को हुती विद्रोहियों के हथियार भेद नहीं पाए, और यूएसएस कार्नी ने इन्हें बीच रास्ते में ही मार गिराया। इसकी पुष्टि खुद अमेरिका की ओर से की गई है। हालांकि अभी भी अमेरिका ने अपना पूरा प्लान एक्टिवेट नहीं किया है। दरअसल इजराइल की रक्षा करने के लिए अमेरिका ने 2 प्लान तैयार किए हैं। पहले प्लान के तहत वो अभी डिफेंसिव मोड यानी रक्षात्मक भूमिका में है, लेकिन अगर इजराइल अकेले अपने दुश्मनों को जवाब देने में नाकाम रहा तो अमेरिका अपना प्लान 2 भी सक्रिय कर देगा, और फिर अमेरिका की ओर से हमास, हिजबुल्ला और हुती विद्रोहियों पर जवाबी आक्रमण किया जाएगा। प्लान 1 के तहत अमेरिका इजराइल की ओर आने वाले हमलों को अभी रोक रहा है, लेकिन अगर अमेरिका ने प्लान 2 लागू किया तो फिर वो इजराइल पर होने वाले एक हमले का जवाब भी देगा। अभी तो अमेरिका युद्धपोत ने हुती विद्रोहियों के मिसाइलों को मार गिराया है, लेकिन अगर इजराइल इस जंग में कमजोर पड़ा तो फिर अमेरिका के लड़ाकू विमान दुश्मनों के घर में घुसकर मारेंगे। यानी अभी अमेरिका इजराइल का रक्षा कवच बनकर जमीन, आसमान और समंदर तक निगहबानी कर रहा है। लेकिन अगर बाइडेन ने प्लान 2 का ट्रिगर दबा दिया तो फिर इजराइल के दुश्मनों के ठिकानों को मिट्टी में मिलाने का काम अमेरिका द्वारा किया जाएगा। जंगी चिंगारियों से भरे अमेरिका के बयान खतरे का सायरन बजा रहे हैं। ये सायरन इस बात का संकेत है कि अब ये युद्ध और भी ज्यादा भयानक होने वाला है। इस पर पहले हम आपको एक रील दिखा देते हैं। Information about these engagements is still being processed. We cannot say for certain what these missiles and drones were targeting, but they were launched from Yemen, heading north along the Red Sea, potentially towards targets in Israel. Hamas and Putin represent different threats, but they share this in common. They both want to completely annihilate a neighboring democracy, completely annihilate it. For Israel's qualitative military edge. And later this week, I'm going to ask the United States Congress for an unprecedented support package for Israel's defense. We're going to keep Iron Dome fully supplied so we can continue standing sentinel over Israeli skies, saving Israeli lives. We moved U.S. military assets to the region, including positioning the USS Ford Carrier Strike Group in the Eastern Mediterranean, with the USS Eisenhower on the way to defer further aggression against Israel. You can't give up what makes you who you are. If you give that up, then the terrorists win, and we can never let them win. तो
तो हमास के हमले के बाद जो बाइडेन ने कसम खाई थी वो हर हाल में इजराइल के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अब बाइडेन उस कसम को निभा भी रहे हैं। अमेरिका के 8 सबसे खतरनाक युद्धपोत इस वक्त या तो इजराइल के लिए दुश्मन के सामने डटे हैं या फिर पहुंच रहे हैं, जिनके चक्रव्यूह को भेदना हमास, हिजबुल्ला और हूती विद्रोहियों के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हम आपको अमेरिका के उन वॉरशिप के बारे में भी बता देते हैं। इनमें एक नाम है USS ड्वाइट डी आइजनहावर, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये वही है। दूसरा जो है वो USS बैटान है और तीसरा USS नॉर्मेंडी है, ये गाइडेड मिसाइल क्रूजर है। चौथा जो हम आपको बता रहे हैं वो USS कॉटर हाल है और ये लैंडिंग शिप है, USS कार्नी डिस्ट्रॉयर है। इसी ने आज जो हूती की तरफ से मिसाइलें दागी गई थी उसको रोका। USS थॉमस हर्डनर, ये भी एक डिस्ट्रॉयर है, ये भी इस वक्त इजराइल की रक्षा में तैनात है। USS गेराल्ड आर फोर्ड, ये विमान वाहक युद्धपोत है। USS रूजवेल्ट, ये भी एक डिस्ट्रॉयर है। तो ये तमाम युद्धपोत इस वक्त कह सकते हैं कि इजराइल की लिए एक तरीके से रक्षा कवच बनकर के खड़े हुए हैं, लेकिन अभी ये सिर्फ शुरुआत है। अमेरिका ने कहा है कि वो इजराइल को हथियारों से भर देगा, इसलिए अमेरिका के विध्वंसक हथियारों की एक और बड़ी खेप इजराइल पहुंच रही है। हाल ही में इजराइल की ओर से इसका वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें अमेरिका के कार्गो विमान में अमेरिका के आर्मर्ड व्हीकल यानी कि बख्तरबंद गाड़ियां नजर आ रही थी। इसके अलावा इजराइल की मदद के लिए अमेरिका के हथियारों की लिस्ट कितनी लंबी है ये भी आपको दिखा देते हैं। मित्र देश इजराइल के वास्ते अमेरिका भी अब जंग के रास्ते पर चल पड़ा है। हमने आपको 8 अमेरिकी युद्धपोत की जानकारी दी। ये वॉरशिप गाइडेड मिसाइल, फाइटर जेट और एयरक्राफ्ट से पूरी तरीके से लैस हैं और 24 घंटे चौकन्ने हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक इजराइल के दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही खतरा भी ज्यादा होता जा रहा है। बड़ी संख्या में अमेरिका की ओर से बुलेट प्रूफ जीप भेजी गई हैं, जिनका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन में करने वाला है। अमेरिका इजराइल के लिए 2 आयरन डोम डिफेंस सिस्टम भी भेज रहा है, जिन्हें इजराइल से ही खरीदा गया था। पेंटागन की ओर से इजराइल को 155 mm के हजारों तोप के जो गोले हैं वो भेजने की तैयारी है। ये तोप के गोले युद्ध की आपातकालीन स्थिति में यूक्रेन भेजे जाने थे और कई महीने से अमेरिका के पास रखे थे। अब उन्हें इजराइल भेजा जा रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस जंग में सिर्फ इजराइल के दुश्मनों की संख्या ही नहीं बढ़ी है, बल्कि अमेरिका ने भी वॉर जोन में आने के बाद अपने खिलाफ कई जंगी मोर्चे खोल दिए हैं और इसलिए अब इजराइल हमास युद्ध क्षेत्र का तापमान और ज्यादा बढ़ गया है। अमेरिका के खिलाफ 2 नए वॉरफ्रंट खुले हैं, उसमें पहला नाम खुद हमास का है और हम आपको ये बता भी दें कि ये जो वॉरफ्रंट खुले हैं इजराइल की तरफ से, वो वॉरफ्रंट किस किस तरफ से होंगे और हमास के लिए जो चुनौतियां बढ़ने वाली हैं वो किस तरीके की होंगी, जो अभी बताया जा रहा है उस हिसाब से इजराइल ने अपने 3 वॉरफ्रंट्स तैयार किए हैं, यानी कि जो उसका अटैक करेगा वो 3 तरफ से करेगा। कैसे करेगा ये आपको दिखाएंगे। जो इजराइल हम बात कर रहे थे, अमेरिका की ओर से मदद दिए जाने के बाद एक तरीके से हमास का वो बड़ा दुश्मन बन गया है। ईरान, जो हमेशा ही अमेरिका को आंख दिखाता रहा है, अमेरिका के युद्ध में उतरने के बाद अब वो भी उसे चुनौती देने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा। इस बीच ईरान ने भी इजराइल के लिए लंबी दूरी की मिसाइल सीरिया भेज दी है। इसके अलावा सीरिया की ओर से हाल ही में अमेरिकी बेस पर हमले किए गए हैं। साथ ही साथ इराक में भी अमेरिकी बेस को टारगेट किया गया है। अब यमन के हूती विद्रोहियों के हमले रोकने के बाद अमेरिका ने अपने दुश्मनों की लिस्ट में एक और नाम जोड़ लिया है। गाजा पर हमले के बाद मुस्लिम मुल्क जॉर्डन पहले ही इजराइल और उसका साथ दे रहे अमेरिका से बहुत ज्यादा नाराज है, जबकि लीबिया भी हमास को हथियार देने के लिए बेताब दिखाई दे रहा है। यानी अब इजराइल हमास की ये जो जंग चल रही है उसमें एक साथ कई फ्रंट्स भी खुल रहे हैं और एक साथ कई देश भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आज जो देखने को मिली इस युद्ध में वो अमेरिका की एंट्री है। अमेरिका ने जिस तरीके से जो हूती विद्रोहियों की तरफ से मिसाइलें चलाई गई उसको रोका, वो साफ तौर पर संकेत हैं कि अब पूरी तरीके से इजराइल की रक्षा में अमेरिका खड़ा हुआ है। अमेरिका की इस जंग में सीधे उतरने का मतलब क्या है ये हम आपको समझाएंगे। तो इसका जवाब बहुत खतरनाक और विध्वंसक है, क्योंकि इसमें सबसे पहली आशंका पश्चिमी एशिया के जंग की आग में जलने की है। एक सवाल ये भी उठ रहा है, क्या अब अमेरिका का दुश्मन ईरान भी खुलकर इजराइल पर हमला करने के लिए आगे आएगा?
क्या अमेरिका भूमध्य सागर से अब बचाव के साथ साथ जवाबी हमले की भी शुरुआत करने वाला है? और इस सब के बीच एक बहुत बड़ा सवाल ये कि बाइडेन के दो सबसे बड़े प्रतिद्वंदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब क्या करेंगे? 2 दिन पहले ही इन दोनों नेताओं ने मुलाकात भी की है। एक सवाल उन मुस्लिम मुल्कों और अरब देशों के लिए भी है, क्या वो भी इस जंग में अमेरिका के खिलाफ उतरेंगे? इजराइल हमास जंग के बीच गाजा समर्थक चरमपंथियों ने इजराइल को पूरी तरीके से घेरने का प्लान तैयार कर लिया है। इस प्लान को पहली नजर में ऑपरेशन ट्रिपल एच कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक के बाद एक नए एच की एंट्री हो रही है। इजराइल पर सबसे पहले हमला हमास ने किया, यानी पहला एच। इसके बाद लेबनान बॉर्डर से इजराइल पर दूसरा हमला हिजबुल्लाह ने किया, यानी दूसरा एच। और कल तीसरा हमला यमन से हुती ने किया, यानी तीसरा एच। इन 3 तरफ से 3 ऐसे संगठन जो जिनके नाम की शुरुआत एच से हो रही है, वो इजराइल को टारगेट कर रहे हैं और इसे नाकाम करने में इजराइल के साथ है अमेरिका। हमास और हिजबुल्लाह पर तो हमने आपको सत्ता की कई कुंजियां दिखाई हैं, लेकिन आज सत्ता में हुती विद्रोहियों की कुंजी हम आपको दिखाएंगे, जिसने कल इजराइल पर यमन से एक के बाद एक कई मिसाइल दागी। लेकिन अमेरिका ने उस मिसाइल हमले को नाकाम कर दिया, हवा में ही उन मिसाइल्स को मार गिराया। दरअसल अब तक इजराइल 2 फ्रंट पर लड़ रहा था, गाजा और लेबनान बॉर्डर पर। कल पहली बार यमन बॉर्डर से हुती विद्रोहियों ने हमला किया। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक लाल सागर में तैनात अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस कार्नी ने यमन से 3 मिसाइलों को रोका। पेंटागन का दावा है कि यमन से हुती विद्रोहियों ने 3 मिसाइलों और कई ड्रोन्स को लॉन्च किया, जो इजराइल की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन अमेरिकी वॉरशिप ने उन्हें हवा में ही मार गिराया। एक तरफ हुती विद्रोही इजराइल पर हमले कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आज शुक्रवार को हुती विद्रोहियों ने यमन में बड़ा प्रदर्शन किया। बंदूकों और रॉकेट के साथ निकाले गए प्रदर्शन में हजारों लोग शामिल हुए। वो इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। सड़कों पर जंग लड़ने के लिए तैयार भीड़ उन्माद थी। कई किलोमीटर तक सिर्फ हुती विद्रोही दिखाई दे रहे थे। एक बार इजराइल पर हुती विद्रोहियों का हमला और प्रदर्शन देखिए, फिर आपको हुती विद्रोहियों का पूरा इतिहास बताएंगे। The crew of the guided missile destroyer USS Carney, operating in the northern Red Sea earlier today, shot down 3 land attack cruise missiles and several drones that were launched by Houthi forces in Yemen. इजराइल ने जब से गाजा पट्टी में अपने वॉर का ऐलान किया है, तब से लगातार इजराइल की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। पहले हमास, हिजबुल्ला और ईरान, और अब उसके बाद हुती विद्रोहियों ने भी इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। दरअसल कहा यह जाता है कि हुतियों को भी पूरी तरीके से ईरान का ही सपोर्ट हासिल है, यानी हमास और हिजबुल्ला के बाद अब हुती भी ईरान के इशारे पर इजराइल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। माना जाता है कि सऊदी अरब के अंदर कई बड़े ऑपरेशंस को या कई बड़े अटैक्स के पीछे हुतियों का हाथ रहा है। हुती विद्रोहियों के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनको सबसे ज्यादा लॉन्ग मिसाइल्स यानी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के साथ साथ ड्रोन अटैक का भी प्रशिक्षण हासिल है, यानी ऐसे लॉन्ग अटैक्स को देने में वो सक्षम रहते हैं। हुती विद्रोहियों के पास अब क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन हैं, जो कि इजराइल तक यानी 2200 किलोमीटर की दूरी पर जाकर हमला कर सकते हैं। लेकिन जानकार सूत्रों के अनुसार हुती विद्रोहियों के पास जो ड्रोन है या क्रूज मिसाइल है, उनका वॉरहेड बहुत छोटा होता है। अब समझिए कि अचानक गाजा के समर्थन में इजराइल पर हमला करने वाले ये हुती विद्रोही आखिर हैं कौन? दरअसल सुन्नी बहुल सऊदी अरब के बढ़ते धार्मिक प्रभाव के विरोध में हुती समुदाय ने एक संगठन बनाया है। 1990 में हुसैन बदरुद्दीन अल हुती ने हुती विद्रोह की नींव रखी थी। हुसैन बदरुद्दीन अल हुती यमन के जैदी शिया अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। यमन की आबादी में 1/3 की हिस्सेदारी हुती समुदाय की ही है। यमन के बड़े इलाके में हुती समुदाय का कब्जा है, वहां से ये सऊदी अरब के खिलाफ हमले की योजना बनाते हैं। 2022 में हुती विद्रोहियों ने अबू धाबी के एक एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला किया था। इसमें कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें भारत के भी कई लोग थे। इससे पहले वर्ष 2021 में सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर हुती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था। सऊदी अरब और यूएई 2015 से ही यमन में हुती विद्रोहियों के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें जीत नहीं मिल पाई है।
और सत्ता में अब बात करते हैं इजराइल की उस सीक्रेट तैयारी की जो गाजा पर बहुत भारी पड़ने वाला है। सवाल है, क्या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गाजा की मिट्टी में मिलाने वाली कसम अब पूरी होने वाली है? क्या वो वक्त अब आ गया है जब गाजा में हमास के सारे ठिकाने, चाहे वो जमीन के ऊपर हो या फिर जमीन के अंदर, सब तबाह हो जाएंगे? क्योंकि अब इजराइल एक साथ जल, जमीन और आसमान से आक्रमण करने वाला है, वो भी 3 फ्रंट से। आपको बताते हैं कैसे इजराइल अब गाजा को घेरकर हमास का समूल विनाश करने का प्लान बना रहा है। इसमें 3 फ्रंट हैं, 3 दिशाएं हैं, 3 डोमेन हैं। सबसे पहले जानते हैं वो कौन कौन से फ्रंट हैं जिससे इजराइल एक साथ हमले की प्लानिंग कर रहा है। पहला फ्रंट है पूर्व से आक्रमण वाला, जो कि गाजा बॉर्डर वाला इलाका है, जहां पिछले 2 हफ्ते से इजराइल के टैंक, तोप, सैन्य गाड़ियां, 1 लाख सैनिक तैनात हैं। दूसरा फ्रंट पश्चिम दिशा की तरफ है। गाजा के पश्चिम में भूमध्य सागर है, जहां इजराइल के लिए अमेरिकी युद्धपोत तैयार है। भूमध्य सागर में तैनात अमेरिकी युद्धपोतों पर अमेरिका के हजारों कमांडो, फाइटर जेट्स, खतरनाक मिसाइलें और अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स तैनात हैं। इन दोनों फ्रंट के अलावा इजराइल की सेना उत्तर दिशा से गाजा में हमास के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। इस तैयारी से पहले आसमानी हमले भी लगातार जारी हैं। इजराइल एयर स्ट्राइक से हमास के ठिकानों को नष्ट कर रहा है। आगे आपको इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी भी हम दिखाएंगे। उससे पहले आपको एक ऐसी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें आप हमास के हथियारों का जखीरा देखेंगे। इजरायली फोर्स ने दावा किया है कि बड़ी संख्या में हमास के हथियार पकड़े गए हैं। क्या है ये पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। हम इस समय मौजूद हैं उस जगह पे जो आर्म्स एंड एम्युनिशन डिपो है, और ये इजराइल का वो एरिया है जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, क्योंकि इसी एरिया में ना सिर्फ इजराइल ने अपने सैनिकों के आर्म्स एंड एम्युनिशन, बल्कि वो भी आर्म्स एंड एम्युनिशन रखे हैं जो हमास से पाए गए। अगर आप ये जखीरा देख रहे हो, ये सिर्फ बताया जा रहा है कि 1% है हमास के पकड़े हुए चीज़ों का। और लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये कि अगर आप इधर देखिए, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं, तो ये है ईरान से मिले हुए वेपन्स, और ये कुछ आप ग्रेनेड्स या फिर रॉकेट बता रहे हैं कि ग्रेनेड्स हैं, हैंड ग्रेनेड्स हैं, जिनका इस्तेमाल हमास ने किया है। देखिए अगर ये मोटार्स हैं, और ख़ास बात ये कि ये सारे वेपन जो है वो ईरान की तरफ से। लेकिन अगर आप पीछे और जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि ग्रे में अगर निशान आपको दिखा रहे हो, वो वेपन्स हैं नॉर्थ कोरिया के। जी हाँ, कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया से भी कई वेपन्स आए, जिसमें आरपीजीज के शेल सबसे ज़्यादा हैं। बाकी के ज़्यादातर शेल जो है वो ख़ास तौर पर हमास ने ही तैयार किए हैं। और अगर आप देखें, ये वो आरपीजीज हैं, ये वो चीज़ें हैं जो हमास अक्सर अपने लिए इस्तेमाल करता था। और अगर आप ये देख रहे हो तो ये आपको नज़र आएगा कि ये वो रॉकेट्स के शेल्स या दूसरी चीज़ें हैं जो इस समय हमास की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे थे। अगर आप देखें, ये ग्रेनेड है, और इन्हीं ग्रेनेड के आसपास आपको आरपीजीज, दरअसल हमास की खुद की एक्सप्लोजिव फैक्ट्रीज़ हैं गाज़ा पट्टी में, जहां पर ये वेपन्स वो तैयार करता था। लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने के लिए इजरायली फोर्सेस के लिए था ये बड़े वेपन्स। ये देखिए, ये अगर आप वेपन्स देखें, ये यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा एंटी टैंक माइंस हैं, जिसका इस्तेमाल बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के तौर पर किया जाता है। अगर आप देखें निशान, अगर वो आप दिखाएं कि वो वेपन जो हैं वो मैग्नेटिक माइंस हैं, यानी वो माइंस हैं जो बहुत नए हैं। और इसी वजह से सबसे ज़्यादा इजराइल की सेना को चौंकना भी पड़ा, या फिर उनको शौक लगा कि किस तरीके से इन वेपन्स का आना अपने आप में कितना इम्पोर्टेंट था इजराइल हमास के लिए। और देखिए, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हो, तो ये माइंस अलग अलग माइंस हैं। अगर आप देखें, यहाँ ना सिर्फ माइंस बल्कि जिस तरीके के मैग्नेटिक टैंक्स के लिए जो माइंस हैं वो इस्तेमाल किए गए। फिर आईडीज़ का इस्तेमाल किया गया। ये आईडीज़ हैं जो लगातार उनके कॉन्वॉयज़ को टारगेट करने के लिए किया गया। मेरे सहयोगी सुमित दिखा रहे थे किस तरीके से हमास के हथियारों का जखीरा पकड़ा गया है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तो अत्याधुनिक हथियार इनके पास हैं, दूसरा जो महत्वपूर्ण बात वो ये कि ईरान की तरफ से दिए गए हथियार इनके पास बरामद हुए। अब बात करते हैं गाजा बॉर्डर की, जहां से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अगले कुछ घंटों में इजराइल की सेना एक बड़ा ऑपरेशन कर सकती है। टैंक और तोप वाली तैयारी के साथ साथ सेना की तैनाती तो पिछले कई दिनों से है, लेकिन अब ऑर्डर मिलने वाला है। इजरायली टैंक और तोप गाजा की तरफ बढ़ने वाले हैं। जब से इस वॉर के अलग अलग फ्रंट खुले हैं, जब से हमास के साथ अलग अलग देश और संगठन जुड़े हैं, माहौल और भी विस्फोटक हो चुका है। ऐसे में इजराइल बिना वक्त गवाए इस युद्ध को खत्म कर सकता है, और इसमें अमेरिका पूरी तरीके से इजराइल के साथ है। इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान सबसे ज्यादा मार्कवा 5 बराक टैंक की चर्चा है। बताया जा रहा है कि इजराइल की सेना गाजा में मार्कवा 5 बराक से अटैक कर सकती है। गाजा बॉर्डर पर इसकी तैनाती हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह कि ग्राउंड ऑपरेशन में यह माहिर है। आईडीएफ का
ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाला हथियार का परिचय सिर्फ 50 सेकंड में हम आपको कराते हैं। मार्कवा 5 बराक की फायरिंग रेंज 4 किलोमीटर की है, मतलब 4 किलोमीटर तक जो भी दुश्मन सामने आएगा उसे इस टैंक से निकले गोले मिट्टी में मिला देंगे। इसकी रफ्तार 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। अंदाजा लगाइए, जब यह टैंक इस रफ्तार से गाजा बॉर्डर से चलेगा तो कितनी देर में हमास के ठिकानों को नष्ट कर देगा। इस बॉर्डर से जो दूरी है, जो तैयारी है और गाजा का जो क्षेत्रफल है, उससे तो यही लग रहा है कि ज्यादा वक्त बिल्कुल भी नहीं लगेगा। यह टैंक 360 डिग्री एक्टिव डिफेंस सिस्टम से लैस होता है, मतलब किसी भी वक्त यह दुश्मन को मार गिरा सकता है। यह टैंक डे नाइट कैमरे से लैस होते हैं, मतलब कितना भी अंधेरा हो, चाहे जमीन के अंदर हमास की सुरंग हो, यह उतनी ही तेजी से काम करेगा। यह टैंक AI से भी लैस होता है। इस टैंक की एक खास बात यह भी है कि इसमें दुश्मन को पहचानने की तकनीक है। आसान भाषा में समझें तो यह टारगेट पर अचूक और सटीक वार करता है। मार्कवा 5 बराक टैंक अपनी शक्ति का परिचय लेबनान युद्ध में दे चुका है, इसलिए इसके इस्तेमाल की चर्चा बहुत ज्यादा है। दुश्मन चाहे जितने भी ग्रेनेड अटैक करे, चाहे जितने भी ड्रोन अटैक करे, इस टैंक पर असर नहीं होता है। जैसी कि खबरें आ रही हैं, हमास के लड़ाके जमीनी युद्ध के लिए खास तरीके की तैयारी कर रहे थे। ऐसी लड़ाई में मार्कवा 5 बराक टैंक इजराइल के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इजराइल की चुनौती अलग अलग मोर्चे पर है, लिहाजा तैयारी भी अलग अलग फ्रंट पर उतनी ही बड़ी और सटीक है। लेबनान बॉर्डर पर तनाव बढ़ता जा रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर और बड़े हमले की धमकी दी है। खास तौर पर दक्षिणी लेबनान से लगी सीमा पर टेंशन ज्यादा है। यही वजह है कि लेबनान से लगी सीमा से नागरिक हटाए जा रहे हैं। किरियत शोमाना शहर से लोगों को हटा दिया गया है। आपको बता दें कि सीमा से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर बसे किरियत में 20,000 से ज्यादा आबादी है। यहां IDF और हिजबुल्लाह में भीषण संघर्ष लगातार देखने को मिल रहा है। और इस वक्त मेरे दोनों सहयोगी मनीष झा, जो कि इस वक्त अल अक्सा मस्जिद पर मौजूद हैं, और इसके अलावा सुमित चौधरी आर्मी बेस पर मौजूद हैं इजराइल से। आज का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था मनीष, खासतौर से अल अक्सा मस्जिद को लेकर हमास ने एक तरीके से कह सकते हैं एक आह्वान भी किया था, लेकिन क्या उसका असर आपको देखने को वहां मिला? बिल्कुल राहुल जी, देखिए आज का दिन इसलिए निर्णायक था क्योंकि हमास ने धमकी दी थी, बहुत हिंसा की आशंका थी। जेरूसलम के आसपास फिलिस्तीन से अल अक्सा मस्जिद के लिए बहुत सारे लोगों ने कूच भी किया था, लेकिन चूंकि सिक्योरिटी फोर्स अलर्ट थी तो उन्होंने फिलिस्तीन के लोगों को बॉर्डर के पास ही रोक दिया, उन्हें आने नहीं दिया। और इस वजह से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इजाज़त उन्हीं लोगों को दी गई थी जो जेरूसलम में रहते हैं। लेकिन इसका असर वेस्ट बैंक पर पड़ा। जब जेरूसलम वो नहीं आ पाए तो फिर वेस्ट बैंक के दूसरे हिस्सों में, चाहे वो हेब्रोन हो, रमल्ला हो, नेबुलस हो, इन इलाकों में सिक्योरिटी फोर्स और फिलिस्तीन के लोगों के बीच में काफ़ी संघर्ष हुआ। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 41 के करीब लोग हैं जो इस संघर्ष में मारे गए हैं, और आज के दिन केवल। तो इसका मतलब यह है कि जेरूसलम भले ही शांत रहा, लेकिन वेस्ट बैंक में यह आग धधकती रही। अब सबको इंतजार है, जब इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन को हरी झंडी दे दी है, जैसे ही ग्राउंड ऑपरेशन होगा तो यहाँ जमीन पर उसका असर दिखेगा, फिर चाहे वो जेरूसलम हो, फिर चाहे वो वेस्ट बैंक हो, या फिर जो पड़ोसी देश हैं, क्योंकि पड़ोसी देश भी सिर्फ इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन करेगा तो फिर वो भी अपने अपने मोर्चे को खोल देंगे। इसका मतलब है कि इजराइल को एक साथ गाजा के अलावा उन फ्रंट पर भी मुकाबला करना पड़ेगा। मुझे लगता है गाजा से लड़ने के साथ साथ, हमास से लड़ने के साथ साथ बाकी फ्रंट्स की तैयारी भी इजराइल कर चुका है सुमित। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, आज जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये कि अमेरिका के जो युद्ध पोत है वो एक्शन में हैं, इसलिए अब क्या जमीन पर इजराइल की फोर्स एक्शन में आने वाली है? देखिए बिल्कुल, मैं इस समय खुद इजराइल के आर्मी बेस पर ही मौजूद हूँ राहुल जी, और एक रिपोर्ट आपने अभी बुलेटिन में दिखाई जिसमें बताया गया कि कैसे जैसे जैसे इजराइल की फोर्सेज अंदर घुस रही हैं उनको कई आर्म्स एंड एम्यूनिशन के बड़े ज़ख़ीरे मिल रहे हैं। आज जब हम ऐसी ही एक लोकेशन पे है तो हमको दिखाया गया और बताया गया कि आखिरकार हमास के पीछे किस तरीके से ना सिर्फ नॉर्थ कोरिया बल्कि ईरान के कई वेपन्स, ऐसे सोफिस्टिकेटेड वेपन जो हमास के पास इससे पहले कभी नहीं थे। तो अपने आप में दर्शा रहा था कि अब हमास के अलावा हिजबुल्लाह हो, चाहे वह यूती हो, इन सभी का जो
गठजोड़ है, जो बड़ा एक सपोर्ट है, वो लगातार इजराइल के खिलाफ खड़ा हो रहा है। इसी वजह से अमेरिका को भी मेडिटेरियन सी के अंदर अपने दो युद्धपोत खड़े करने पड़े। यूके यानी ब्रिटेन ने भी अपने युद्धपोत भेजा है। तो ये अपने आप में दर्शा रहा है कि कई मल्टीपल फ्रंट्स हैं जो लगातार इजराइल के लिए खुलते जा रहे हैं, चाहे वो लेबनान का बॉर्डर हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो मेडिटेरियन सी हो, चाहे आप मान के चले कि यमन का हो। ये सारे फ्रंट के पीछे सिर्फ एक बड़ा चेहरा है या फिर एक बड़ा चीज़ है जो इन सबके सामने आ रही है, वो है ईरान और नॉर्थ कोरिया। यही वजह है कि इजराइल ये जानता है कि एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है ये अटैक, और इसी वजह से इजराइल हर कदम बड़ा फूक फूक कर रख रहा है, चाहे वो गाजा पट्टी में ऑपरेशंस करने हो, चाहे फिर लेबनान बॉर्डर की सुरक्षा को मजबूत करना हो। हर जगह पे ये सुनिश्चित किया जा रहा है राहुल जी कि सबसे ज़्यादा आर्म्स एंड एम्युनिशंस की एक रसद या फिर उनका बैकअप तैयार किया जा सके, क्योंकि अगर ये वॉर लंबी खींचेगी तो फिर ये बैकअप ज़रूरी होगा। और ये कोशिश करेंगे जितने के सारे इजराइल के दुश्मन हैं या फिर उनके एडवर्सरीज हैं कि वो रसद इजराइल तक ना पहुंचे, क्योंकि चारों तरफ से इजराइल को घेरने की कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित और मनीष ये पूरी जानकारी देने के लिए। और जैसा कि मैं आपसे लगातार कह रहा हूं, सुरक्षित रहिए, बहुत सेफ होकर के रिपोर्टिंग कीजिए। जैसा कि हमने बताया कि गाजा पर पश्चिमी दिशा से पानी से प्रहार होगा, जहां अमेरिका से युद्धपोतों का पूरा काफिला आ चुका है। गाजा पर हमले का पूरा प्लान भी बन चुका है। तैयारी कुछ ऐसी है कि सिर्फ एक आदेश के बाद भूमध्य सागर की तरफ से गाजा पर हमले शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा इजराइल के आसमानी अटैक में कोई कमी नहीं आई है। इजराइल की मिसाइलें चुन चुनकर गाजा में हमास के ठिकानों को ठिकाने लगा रही हैं। पिछले 24 घंटे में इजराइल ने गाजा में हमास के 100 ठिकानों पर बमबारी की। हमले में हमास नौसेना का सैनिक मारा गया। बताया जा रहा है मारा गया कमांडर 7 अक्टूबर के नरसंहार में शामिल था। पिछले 24 घंटों में इजराइल की बमबारी में करीब 307 फिलिस्तीनियों की भी जान गई है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में अब तक 1524 बच्चे और 1444 महिलाओं की मौत हो चुकी है। इसके अलावा गाजा पट्टी में करीब 12,845 घर ऐसे हैं जो या तो तबाह हो चुके हैं या फिर अब यहां रहा नहीं जा सकता। ये गाजा में कुल घरों का 30% हिस्सा है। इस युद्ध में अब तक गाजा के 3,785 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इजराइल के 1,403 लोगों की जान जा चुकी है। मतलब अब तक कुल 5100 से ज्यादा जिंदगी इस युद्ध की आग में जलकर खाक हो चुकी हैं। इसके बावजूद ना हमले रुक रहे हैं, ना तेवर कम हो रहे हैं, बल्कि इसके विपरीत नए नए संगठन और नए नए देश जंगे मैदान में कूद रहे हैं। 13 दिन बाद इजराइल और हमास की लड़ाई कितनी विध्वंसक और विस्फोटक है, इसे आप सिर्फ 120 सेकंड की फुल एक्शन न्यूज रील में देख सकते हैं। ואנחנו ניתן את המכה הקשה לאויבים שלנו כדי שנשיג ניצחון לניצחון. מוכנים? כן! אני אחראי על מערכת הביטחון. הייתי אחראי עליה בשבועיים האחרונים, גם באירועים הקשים, ואני אחראי להביא אותה לניצחון. ولاحقا أهل الضفة بدهم يترحلوا إلى الأردن، وأدعو إلى إسناد هذا الموقف. Let me tell you how this chapter ends. Israel is in a war that it did not seek and it did not start. But now that we're here, we will fight and we will win together. כולנו שוקדים יום וליל, ולרשותנו עומדות מיטב היכולות המבצעיות והטכנולוגיות. המיקוד שלנו הוא להביא להשבת אנשינו. सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।